हेलो गाइस, मैं सुभाष कुशवाहा ज्ञान लर्न चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में देखिए हम लोग पढ़ने वाले हैं विज्ञान, जो 6 से लेके 8 तक के क्लास में पूछा जाता है, 6 to 8। उसमें यह 30 प्रश्न होते हैं विज्ञान के और 30 गणित के होते हैं। कुल मिला के विज्ञान, गणित और विज्ञान मिला के 60 प्रश्न होते हैं, जिसमें हम लोग 30 प्रश्न गणित के कर चुके हैं इससे पहले वीडियो में, और अब ये विज्ञान के 30 प्रश्न करेंगे। देखिए, मेरे चैनल को आप लोग अगर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें। मेरे चैनल को थोड़ा सहयोग करें, प्रदान दें। फिर आप लोग को इस तरह सहयोग में अधिक से अधिक वीडियो में देता रहूँगा हर क्लास के लिए। क्लास 9, 10, 11, 12 मैथ का और साइंस का 9, 10 के लिए, और यूपी टेट, सी टेट मैथ और किसी भी तैयारी के लिए मैथ का हम लोग प्रयास कर रहे हैं हम कि दें आपको मैथ। ठीक है, तो देखिए यह 66 से लेकर 68 तक परिच्छेद में पूछ रहा है। यह प्रश्न नंबर यह हो गया 61 से हम लोग शुरू करने वाले हैं। यहाँ से, यहाँ 61 है प्रश्न नंबर। देखिए यहाँ से शुरू होगा। यह प्रश्न हमारा 60 प्रश्न होगा। तो लकड़ी का एक टुकड़ा, एक गुटका किसी मेज पर विरामावस्था में है। एक लकड़ी का एक गुटका किसी मेज पर विरामावस्था में है। इस गुटके पर कार्यरत बल या बलों के विषय में क्या कहा जा सकता है। तो समझिए इसको इस तरह से, इसमें दिया हुआ है छाँटने के लिए। यहाँ से प्रश्न है, देखिए। तो पहले कह रहा है कि एक लकड़ी का गुटका अगर ले लें, मान लीजिए लकड़ी का गुटका छोटा सा हम ले लें, अगर मेज़ पर रख दें, तो इस मेज़ पर अगर रखे हुए हैं तो यह नीचे की तरफ दबाव डालेगा, इसका प्रतिक्रिया ऊपर की तरफ होगी। ठीक है, तभी यह संतुलन अवस्था में होगा। तो इसमें कह रहा है कि क्या सत्य होगा। देखिए, तो पूछ रहा है कि विकल्प में है कि इस पर संतुलित बलों, थोड़ा सा सही करके इसको, देखिए अब नहीं होगा। देखिए इस पर संतुलित बलों का कोई युगल कार्य कर रहा है। दूसरा, इस पर केवल गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा है। ये तो कभी नहीं होगा। अगला, गुरुत्वाकर्षण और घर्षण बल इस पर कार्य कर रहे हैं, इस पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा है। देखिए, हमने बताया कि गुटके को जब मेज पर रखेंगे, किसी भी वस्तु, जैसे कलम को ही जब बुक को रख देंगे, तो एक बल नीचे की तरफ काम करता है, एक बल ऊपर की तरफ काम करता है। ठीक है, तो पहला इसका विकल्प सही होगा कि इस पर संतुलित बलों का कोई युगल कार्य कर रहा है। मतलब दो बल, एक नीचे और एक ऊपर की तरफ कार्य करता है, तभी बल संतुलन में है। अगर समझिए कि अगर नीचे का भार ज़्यादा हो जाएगा तो मेज टूट सकता है। अगर हल्की वस्तु रखे हैं तो अगर नीचे का बाल कम ऊपर का अधिक हो तो वस्तु उछल भी सकती है। इस तरह से समझ लें। आगे देखिए 62 नंबर है कि बांस के पौधे की पत्तियों में सिरा विन्यास तथा जड़ किस प्रकार के होते हैं। बात समझिए, इसमें क्या कह रहे हैं कि हमने कि बांस के पौधे की पत्तियों में सिरा विन्यास तथा जड़ किस प्रकार के होते हैं। तो हम लोग इसको पढ़ें पहले विकल्प को, कि समांतर सिरा विन्यास का मूसला जड़, जालिका रूपी सिरा विन्यास और तथा रेशेदार झकड़ा जड़। अगला है जालिका रूपी सिरा विन्यास और मूसला जड़। और अगला है डी, समांतर सिरा विन्यास और रेशेदार झकड़ा जड़। तो देखे हैं कि बांस की पत्ती नुकीली होती है तो इसका सिरा विन्यास होगा, और नीचे की जो जड़ होती है झकड़ादार होती है, जल्दी वह पल चारों तरफ से जमीन में धसी होती है। तो इसका विकल्प नंबर हमारा 4 सही होगा। और अगला प्रश्न आते हैं 63 नंबर। देखें 63 नंबर की बात करें तो यह है चुंबकों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन सत्य है, कौन सा तथ्य सही नहीं है। तो चुंबक के बारे में आप जानते हैं पहले से भी, तो उसके बारे में पहले हम लोग पढ़ के देखें क्या है। प्रश्न है
तथा चुंबकों के सजातीय ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। सजातीय मतलब एक ही जात के ध्रुव क्या करते हैं, आपस में प्रतिकर्षित करते हैं। मतलब चुंबक इस तरह ले लें, कोई भी चुंबक होगा तो चुंबक की बात करेंगे तो चुंबक जैसे यहाँ बात करें चुंबक की, कहीं भी लिख सकते हैं। तो चुंबक का जैसे यह सिरा, कलम भी ले लें, कॉलम का यह सिरा अगर बात करें तो यह हमारा नॉर्थ और इधर का साउथ है, तो नॉर्थ नॉर्थ एक तरफ करेंगे तो वह दूर भागेंगे, ठीक ना, एक सटेंगे नहीं, दूर भागेंगे, तो उनको हम कहते हैं यह प्रतिकर्षित हो रहे हैं, ठीक है। और अगला है दूसरा बी, क्षण चुंबक के सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होता है। और अगला चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तर ध्रुव से प्रारंभ होती हैं, दक्षिणी ध्रुव पर विलीन हो जाती हैं। अगला आकर्षण चुंबकत्व का एक निश्चित परीक्षण है। तो पूछ रहा है कि कौन तथ्य सही नहीं है, तो यह अभी जानिए, हम जो बता रहे हैं अभी यहाँ पर ये समझिए कि कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से प्रारंभ होकर दक्षिणी ध्रुव तक, ये भी सही है। और बी वाला है कि एक क्षण चुंबक के सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होता है। सिरों पर कोई भी चुंबक होगा उसके सिरों पर ही प्रबल होता है, मध्य में नहीं, मध्य में तो शून्य होता है। और सजातीय ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो हमारा जो चौथा विकल्प है, देखिए आकर्षण चुंबकत्व का एक निश्चित परीक्षण, यह हमारा क्या है, असत्य है। अगला पर आते हैं, नीचे दी गई धातुओं और अधातुओं का मिलान उनके उपयोगों से कीजिए, जैसे आयोडीन, मरकरी, एल्युमिनियम और क्लोरीन। मतलब जल शोधन, घावों पर, तापमापियों में और खाद्य पदार्थों की डिब्बाबंदी पैकिंग में। तो जानते हैं आयोडीन कहाँ काम में आता है। आयोडीन जो होता है, आयोडीन हमारा पहले, हाँ आयोडीन की बात करें तो आयोडीन तो घेगा रोग में काम आता है, जान लीजिए। तो जल शोधन में क्या होता है, जल शोधन में क्लोरीन लिया जाता है, पहले जान लीजिए। एल्युमिनियम से क्या होता है, एल्युमिनियम तापमापियों में उपयोग होता है। और मरकरी, इसका विकल्प हम बता के तब समझा रहे हैं आपको। इसका विकल्प देखिए हमारा सही होगा पहला ए का दूसरा आपका सही है। तो ए का दूसरा आयोडीन घावों पर, ठीक है। और मरकरी बी है, बी तीसरा सही है, तापमापियों में मरकरी का उपयोग किया जाता है। और एल्युमिनियम सी जो है इसका चौथा है, खाद्य पदार्थों की डिब्बाबंदी पैकिंग में एल्युमिनियम का उपयोग करते हैं। और डी का पहला सही होगा, डी जो है पहला, क्लोरीन जल शोधन में। इस तरह से हमारा विकल्प नंबर 1 सही है, ठीक है। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से सत्य कथन छाटिए। सत्य कथन छाटना है तो प्रश्न है, बेकेलाइट और मेलामाइन दोनों ही थर्मोसेस्टिंग प्लास्टिक हैं। और अगला है, बेकेलाइट थर्मोप्लास्टिक है जबकि मेलामाइन थर्मोसेंटिंग प्लास्टिक है। और अगला है, मेलामाइन थर्मोप्लास्टिक है जबकि बेकेलाइट थर्मोसेंटिंग प्लास्टिक है। और डी है, बेकेलाइट और मेलामाइन दोनों ही थर्मोप्लास्टिक है। तो इसका हमारा विकल्प होगा 1 नंबर सही। देखिए यह कथन सत्य है कि बेकेलाइट और मेलामाइन दोनों ही थर्मोसेंटिंग प्लास्टिक है। ऐसे विकल्पों को हमको याद रखना होता है, प्रश्नों को रट मारे, इसको छोड़े ना। और अगला प्रश्न है कि निर्देश है कि प्रश्न संख्या 66 से 68 तक के नीचे दिए गए परिच्छेद पर आधारित है। तो कक्षा 8 की एक शिक्षिका ने अपनी कक्षा में नीचे दिए गए क्रियाकलाप का निर्देश दिया। मतलब कोई कक्षा 8 की शिक्षिका है और निर्देश दे रहे अपने बच्चों को। तो निर्देश में क्या करे, शिक्षिका ने एक चम्मच में थोड़ा सा सल्फर लेकर उसे जलाया और उन्होंने फिर उसे चम्मच को ढक्कन वाले गिलास के भीतर रखा और यह सुनिश्चित किया कि बनने वाली गैस गिलास से बाहर न जाए। कुछ मिनट पश्चात उन्होंने गिलास में पानी डाला। तो समझिए इस तरह से
कि एक सल्फर एक चम्मच लेकर के और शिक्षिका ने सल्फर को जलाया और जितना उसके अपशिष्ट मतलब गैसें निकलने सारी गैसें ऐसे बनाया कि गिलास से बाहर ना जाए, गिलास में ही रहे। फिर गिलास में कुछ समय के बाद उसमें गैसें भरी हैं और उसमें वो पानी डालती है। तो देखिए क्या क्या प्रश्न पूछ रहा है, इसी बात पर आधारित है। देखिए यहाँ से ये हमारा प्रश्न है 66 नंबर। क्या होता है यदि इस गिलास में नीले और लाल लिटमस पत्र डाले जाएं? मतलब कह रहा है कि गिलास में पानी डाल दिया और गैस भी है, तो क्या होगा, मतलब क्या हो सकता है। तो नीला लिटमस पत्र नीला हो जाता रहता है, लाल लिटमस पत्र नीला हो जाता है, दोनों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और नीला लिटमस पत्र लाल हो जाता है। तो इस तरह से ऐसे विकल्पों को हमको क्या करना चाहिए, पहले से ही जानते रहना चाहिए कि क्या होंगे। जैसे गिलास में सल्फ़र है, सल्फ़र में अगर अपशिष्ट गैसें भरी हैं उसमें हम डालते हैं पानी, तो उसमें अगर लिटमस पेपर हम डालेंगे तो जान लीजिए कि नीला लिटमस पत्र लाल हो जाएगा। यह एसिड की पहचान है। अगला है 2 नंबर 67 नंबर है। ऊपर दिए गए क्रियाकलापों में जल में सल्फर डाइऑक्साइड के घुलने पर कौन सा पदार्थ बनता है? जानते हैं कि जल में जब हम सल्फर डाइऑक्साइड डालेंगे तो क्या बनेगा। यह बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है। सल्फ्यूरस अम्ल बनता है, सल्फ्यूरस अम्ल बनता है, सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं, सल्फ्यूरस अम्ल बनता है जिसमें एक हाइड्रोजन कम होता है। अगला, उपयुक्त क्रियाकलाप द्वारा किन प्रक्रिया कुशलताओं को प्रोत्साहित किया जाता है? प्रेक्षण, वर्गीकरण, निष्कर्ष निकालना, प्रेक्षण और मापन, प्रेक्षण और चरों पर नियंत्रण, प्रेक्षण, निष्कर्ष निकालना और मापन। मतलब 68 नंबर में हमारा कौन सही है? तो उपयुक्त क्रियाकलाप द्वारा किन प्रक्रियाओं में कुशलताओं का प्रोत्साहित किया जाता है, मतलब बालक को प्रेक्षण और वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालना, मतलब यह प्रयोग करके बताया जा रहा है कि आप प्रेक्षण कैसे करेंगे, वर्गीकरण कैसे करेंगे अलग अलग, और निष्कर्ष कैसे निकालेंगे। अगला है कह रहा है कि एक विज्ञान शिक्षिका यहाँ देखिए, एक विज्ञान शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को एक समतल सतह पर तेल और चीनी के घोल दोनों की 2-2 बूंदें रखने को कहती है। चीनी और तेल की 2-2 बूंदें रखने को कहती है। उसके बाद वह उन्हें सतह को क्या कर रहा है, सतह को टेढ़ा करने और उन बूंदों के नीचे पहुंचने के क्रम को प्रेक्षण करने को कहती है। इस क्रियाकलाप में शिक्षिका द्रव के किस गुण को विद्यार्थी के संज्ञान में लाना चाहती है? मतलब कि तेल और चीनी है तो कौन जल्दी से सरक करके जल में चला जाएगा, ठीक है, यह क्या बताना चाह रही है, ठीक है। तो इसका हमारा विकल्प देखिए, श्यानता का मतलब होता है विलेयता, परिमाण, बिंदु, श्यानता। तो विलेयता का मतलब भूलने से बात हो नहीं रही, परिमाण से मतलब कोई ना, बिंदु से मतलब नहीं है। श्यानता विस्कोसिटी जिसको कहते हैं, श्यानता का मतलब द्रव बहना। तो जैसे द्रव बहता है, ठीक है, तो उसी के बारे में बात कर रहा है कि द्रव अगर बहता है तो उसी तरह से यह तेल है और चीनी, तो दोनों कौन किसकी विस्कोसिटी ज़्यादा, कौन तेज़ी से बहकर उसमें चला जाएगा, इसकी बात कर रहा है। और अगला हमारा है कि आपको पता चलता है कि आपकी कक्षा 6 में के बहुत से विद्यार्थियों का विश्वास है कि पौधे की वृद्धि के लिए कच्चा माल केवल मृदा से ही प्राप्त होता है। इस विचार के खंडन में निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सबसे उपयुक्त अधिक होगी? तो यह है, मतलब पूछ रहा है प्रश्न कि जैसे पेड़ पौधे हैं तो उनको शरीर जो ज़मीन से मिलता है वह उनमें सबसे ज़्यादा उपयुक्त होता है। तो इस बात का खंडन में निम्नलिखित में युक्ति सबसे अधिक उपयुक्त कौन है? अगला है विद्यार्थियों को पानी में लगा मनी प्लांट लेना और उसकी वृद्धि का प्रेक्षण कर निष्कर्ष निकालने के लिए कहना।
मतलब जो ज़मीन से पौधे नहीं होते, प्लांट से। मनी प्लांट क्या होता है, केवल एक शीशी या बोतल में रख कर भर करके छोड़ देते हैं, वो पानी होता है उसमें बढ़ता है। और कह रहा कि पौधों में भोजन निर्माण की प्रक्रिया के बारे में विद्यार्थियों को मनोरंजक पठन सामग्री को उपलब्ध कराना। अगला, विद्यार्थियों को प्रकाश संश्लेषण के बारे में एक सुनिश्चित पावर प्लांट प्रस्तुत करना। अगला है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया तथा संबद्ध रासायनिक प्रक्रिया को विस्तारक समझना। तो हमारा इसका विकल्प होगा नंबर 1 कि मतलब मनी प्लांट के पौधे को हम दिखाएं कि यह मिट्टी में नहीं है और तब कैसे यह बढ़ रहा है। ठीक है, तो हमारा विकल्प नंबर ए सही होगा। और आगे आते हैं, विज्ञान पाठ्यक्रम की प्रक्रियात्मक वैधता के मानदंड की अपेक्षा है कि, देखिए क्या प्रश्न कर रहा है, विज्ञान पाठ्यक्रम की प्रक्रियात्मक वैधता के मापदंड है कि शिक्षार्थियों को विभिन्न प्राकृतिक प्रक्रियाओं से सुनिश्चित कराया जाना चाहिए। शिक्षार्थियों को ऐसी प्रक्रियाओं में व्यक्त रखा जाना चाहिए जो वैज्ञानिक सोच को पैदा करने की दिशा में ले जाते हैं। और अगले कुछ प्रश्न यहाँ हैं। सी वाला, विज्ञान को एक ऐसे विशेष विषय के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए जिसकी अनूठी विशिष्टताएं हैं। विज्ञान को मूल्यों से मुक्त सामाजिक सरोकारों से अप्रभावित विषय के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तो हमारा इसका देखिए विकल्प नंबर 2 सही है। यहाँ पर देख सकते हैं कि शिक्षार्थियों को ऐसी प्रक्रिया में व्यस्त रखना चाहिए जो वैज्ञानिक सोच को पैदा करने के लिए दिशा में ले जा सकती है। तो यह हमारा विकल्प सही है, विकल्प नंबर 2। और आगे प्रश्न करते हैं 72 नंबर। अभी प्रश्न है जो हमको 61 से लेकर चलना है 90 तक। कुछ प्रश्न और जिनको देखें। 72 से विज्ञान में व्यवहारिक प्रयोगात्मक गतिविधियां संचालित करने का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन नहीं है। वे समस्या समाधान का अवसर प्रदान करें, वे हस्तकौशल युक्त कौशलों के विकास में सहायक हों, और वे उच्च अंक तथा या ग्रेड पाने में सहायक हों, वे विज्ञान के विचारकों की समझ बढ़ाएं। यह देखें, यह हमारा विकल्प नंबर सही है। इसमें तीसरा कह रहा है वे हस्तकौशल युक्त कौशलों के विकास में सहायक हो। मतलब विज्ञान ऐसा होना चाहिए कि कुछ हमको सिखाए। ऐसा विज्ञान ना हो कि जो हमको कुछ सिखाए ही ना, जिसको हम कुछ जान ही ना पाएँ, तो उससे विज्ञान से हमें कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो व्यवहारिक प्रयोगात्मक गतिविधियाँ संचालित करने का उद्देश्य है। तीसरा, वे उच्च अंक या ग्रेड पाने में सहायक हों, यह नहीं है। हाँ, 72 नंबर का हमारा यही है कि हाँ, तीसरा सही है कि वे उच्च अंक और ग्रेड पाने में सहायक हो। मतलब अधिक से अधिक हम क्या करें, अधिक से अधिक वो हमारे में सहायक हो। ठीक है, हमारा तीसरा ही सही है। इसमें हमने चेक किया। और अगला है कि एल्युमिनियम की एक समतल पट्टी पर मोम के कुछ मोटे टुकड़े लगभग समान दूरी पर जमाए गए हैं। पट्टी के एक सिरे को एक स्टैंड के साथ क्लैंप किया जाता है और दूसरे सिरे को गर्म किया जाता है। नीचे दिए गए कथनों ए और बी पर विचार करें। मतलब कौन सही होगा। जैसे एक हम यह पट्टी ले लें, पट्टी को एक तरफ हम स्टैंड से कस देते हैं, कसने के बाद कस करके स्टैंड से और फिर दूसरे तरफ हम इसको लटका करते हैं, क्लैंप दूसरे सिरे पर हम गर्म करते हैं। ठीक है, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए इसका प्रभाव कर रहा है कि लौ से बढ़ती दूरी के क्रम में मोम के टुकड़े एक के बाद दूसरे गिरने लगते हैं। ठीक, फिर अगला, एल्युमिनियम की पट्टी उष्णता को लौ के साथ निकटतम सिरे से दूसरे सिरे को स्थानांतरित कर देती है। तो हमारा कौन सा ये बी प्रेक्षण और ए निष्कर्ष, ए और बी दोनों प्रेक्षण, ए बी दोनों निष्कर्ष और ए प्रेक्षण और बी निष्कर्ष है।
हमारा इसका 4 नंबर सही है, कि प्रेक्षण ए है और बी इसका निष्कर्ष है। मतलब कि जब उसको गर्म करेंगे तो गिरेगा ही टूट टूट कर, लेकिन वह जो गर्म भी होता है तो आखिरी सिरे तक भी उसकी गर्मी उसमें जाती है। अगला प्रश्न है करा, एक शिक्षक कक्षा 7 के विद्यार्थी से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। क्या पूछता है देखिए, एक फ्रिज में बर्फ़ के 2 समान घनाभ लिए जाते हैं, मतलब बर्फ़ का टुकड़ा लिया जाता है, उनमें से एक को चूर्णित किया जाता है और दूसरे को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। यह देखा गया कि चूर्णित बर्फ़ जल्दी पिघलती है, इसका क्या कारण हो सकता है? तो इस प्रश्न द्वारा किस प्रक्रियात्मक कौशल को बढ़ावा मिलता है? परिकल्पनात्मक, चरों का नियंत्रण, प्रयोगात्मक और प्रेक्षण। तो ऐसे विकल्प में हम कह सकते हैं कि परिकल्पना मतलब सोचने पर मजबूर करता है कि हम कौन सा बर्फ़ जल्दी से पिघलता है। तो हमारा चूर्ण वाला बर्फ़ जल्दी से पिघलता है। अगला में देखें कि करा कि कक्षा 7 का एक शिक्षक कक्षा में निम्नलिखित क्रियाकलाप का प्रदर्शन करता है। तो क्या करता है देखिए, एक पत्ती को परखनली में लिया जाता है और उसके ऊपर स्पिरिट उड़ेला जाता है। उसके बाद परखनली को पानी से आधे भरे बीकर में रखा जाता है और उसे तब तक गर्म किया जाता है जब तक कि पत्ती का रंग न उड़ जाए। उसके बाद पत्ती को बाहर निकाला जाता है और आयोडीन की कुछ बूंदें उस पर डाली जाती है। पत्ती का रंग नीला काला हो जाता है। मतलब कि पत्ती को क्या किया जाता है, पत्ती को लेकर के उस पर स्पिरिट उड़ेला जाता है। फिर पत्ती का जब रंग उड़ जाता है तो उसको हम गर्म करते हैं। क्या करते हैं? गर्म किया जाता है तब तक कि पत्ती का रंग उड़ न जाए। उसके बाद उस पर आयोडीन की कुछ बूंदें डाली जाती हैं और पत्ती का रंग कैसा हो जाता है? नीला तथा काला हो जाता है। तो इस तरह से हमको इस प्रक्रिया के बाद शिक्षक अधिगम की विभिन्न सूचकों या क्रियाकलाप का आकलन के लिए कुछ प्रश्न देता है। तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विश्लेषण का आकलन करेगा? जब पत्ती पर घोल उड़ेला गया तो रंग का क्या हुआ? क्या क्लोरीन को हटाए बिना यह प्रयोग किया जा सकता है? अगला, पत्ती को हानि न पहुँचे इसके लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए? परखनली में स्पिरिट उड़ेलते समय क्या सावधानी होनी चाहिए? चारों विकल्प में पहला सही है कि जब पत्ती पर घोल उड़ेला गया तो रंग का क्या हुआ, मतलब रंग उसका उड़ गया। अगला है, आप चाहते हैं कि कक्षा 6 का विद्यार्थी नमक और रेत के मिश्रण को अलग करने के लिए नमक की पानी में विलेयता के गुण को पहचान सके। प्रति प्रश्न उन्मुख शिक्षण के समर्थन होने के नाते आप क्या कहेंगे? पहला है, पहले विद्यार्थी को उन विभिन्न विद्यार्थियों के बारे में परिकल्पना करने को कहेगा जिनसे रेत तथा नमक को अलग किया जा सके और तल विस्तृत स्पष्टीकरण के बाद उन्हें सही उत्तर तक ले जाए। अगला, रेत और नमक के मिश्रण को लेंगे, उसका पृथक किया जाना दिखाएं। उसके बाद विद्यार्थियों को जैसे स्वयं पुनरावृत्ति के लिए कहेंगे। अगला है, विद्यार्थियों को रेत और नमक का मिश्रण उपलब्ध कराएंगे, उन्हें पृथक करने के लिए विभिन्न विधियों पर सोचने के लिए कहेंगे और उन्हें आप विचार आजमाने के लिए कहेंगे। पहले मिश्रण को पृथक करने की विभिन्न विधियों को समझाएंगे, उसके बाद उस रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करना समझाएंगे।
तो इसका विकल्प नंबर 3 सही है। रेत और नमक के मिश्रण को लेंगे, उसका पृथक किया जाना दिखाएंगे और उसके बाद विद्यार्थियों से स्वयं पुनरावृत्ति करने को करेंगे। अगला प्रश्न का 77 नंबर निम्नलिखित, वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो देखिए, प्रश्न ज़्यादा है तो कुछ प्रश्न हमको लग रहा है छोड़ना पड़ेगा, अगले वीडियो में दे दूँगा। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान और तकनीकी के संबंधों का वर्णन करता है? विज्ञान एवं प्राचीन उद्यम प्रस्तुत तकनीकी उसकी अपेक्षा नवीन है। अब दूसरा, विज्ञान और तकनीकी स्वतंत्र रूप से और परस्पर अलग अलग बढ़ते हैं। विज्ञान एक व्यापक प्रयास है जबकि तकनीकी उद्देश्योन्मुख और प्रायः स्थान विनिष्ठ होती है। विज्ञान की तुलना में तकनीकी अधिक सृजनात्मक प्रक्रिया है। तो इसमें हम जानेंगे, हमारा 3 नंबर सही है। विज्ञान एक व्यापक प्रयास है जबकि तकनीकी और उद्देश्योन्मुख और प्रायः स्थान विनिष्ठ होती है। चलो पूरा ही करते हैं, लेकिन थोड़ा समय लगेगा कहीं कि प्रश्न ज़्यादा है। निम्नलिखित में से कौन सा एकल पुष्प नहीं है? इसका वर्ण पुष्पों का एक गुच्छा है। चाइना रोज, गुड़हल, सूरजमुखी, धतूरा और गुलाब। तो इसका विकल्प नंबर 2 सही है, बी। और कोई साइकिल किसी सीधी सड़क पर नियत चाल से चल रही है। साइकिल के पहिए दर्शाते हैं स्थानांतरित और आवृत्ति गति। ठीक है, इसका हमारा विकल्प नंबर 4 सही है कि वृत्ति गति कर रहा और स्थानांतरित गति भी कर रहा, मतलब स्थान भी बदल रहा और अब गोल गोल पहिया उसकी घूम भी रही है। प्रश्न नंबर 80 है, मान लीजिए आप एक किसान हैं और उस क्षेत्र में रहते हैं जहाँ की मृदा काली है। यदि आपके क्षेत्र में जलवायु उष्ण है और आप अपने खेतों में रेशे प्रदान करने के लिए पौधे उगाना चाहते हैं तो आप निम्नलिखित में से किस की प्राथमिकता? जूट, कपास, रेयान या नारियल। तो इसमें हमारा दूसरा सही होगा, कपास उगाने के लिए। और देखिए, इसमें कुछ प्रश्न हैं जिनको हम करना चाहते हैं। विषम को चुनिए, मतलब अंडाणु, युग्मज, अंडर और भ्रूण। तो हमारा इसमें अंडाणु जानते हैं और युग्मज, अंडर, ये सब अलग अलग, भ्रूण हमारा एक अलग है। ठीक है, अगला है लाल रस लार का कार्य है कार्बोहाइड्रेट को प्रोटीन में परिवर्तित करना। मंड स्टार्च, प्रश्न पर ध्यान दीजिए, मंड स्टार्च को वसा में निम्नलिखित परिवर्तित करना। मंड स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित करना। श्वास नली में खाद्य कणों में प्रवेश को रोकना। तो हमारा लाल रस जो मंड स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित करना, तीसरा विकल्प सही है। और अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उच्छ्वास की श्वास निकालने वाली वायु में ऑक्सीजन नहीं होती। श्वसन की श्वास नलिका निकालने वाली वायु में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती। अंतःश्वसन और उच्च श्वसन श्वास खींचने और श्वास निकालने दोनों ही प्रकार के वायु में ऑक्सीजन होती है। अंतःश्वसन की श्वास में खींची गई वायु में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती है। इसका तीसरा सही होगा, अंतःश्वसन और उच्च श्वसन श्वास खींचने और श्वास निकालने दोनों ही प्रकार में वायु में ऑक्सीजन होती है। और अगला है, ऋतु एक समतल दर्पण के सामने खड़ी है। ऋतु और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 10 मीटर है। यदि वह दर्पण की ओर 2 मीटर चले तो ऋतु और उसके प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? तो इस प्रश्न का हम विकल्प बता दें कि इसको हम हल करके मैथ की वीडियो में दे देंगे। इसका विकल्प हमारा 2 है। अगर आपको आता है तो कर लीजिए, नहीं आता तो मेरे मैथ की वीडियो देखेंगे तो उसमें मैं इस प्रश्न को जरूर हल करके आपको बताऊंगा। अगला है, कह रहा है कि ध्यान दें कि आपके पास 3 परख नलियाँ XYZ और जो तीनों विभिन्न
विलयनों में आधी आधी भरी हैं। यक्स में सोडियम क्लोराइड विलयन, वाई में सोडियम हाइड्रॉक्साइड विलयन तथा जेड में तन क्लोरीन अम्ल उपयुक्त विलयन में फिनाप्थलीन विलयन की एक एक बूंद डालने पर आप यह परीक्षण करेंगे कि परख नली में भरे विलयन इस प्रकार दिखाई देते हैं। यक्स फीका हरा, वाई रंगहीन, जेड लाल और रंगहीन, वाई फीका हरा, जेड गुलाबी, जेड यक्स रंगहीन, वाई गुलाबी और जेड रंगहीन, जेड गुलाबी, वाई गुलाबी और रंगहीन। तो हमारे इसमें 4 नंबर सही है कि डी, ठीक है, डी की यक्स गुलाबी, वाई गुलाबी तथा जेड रंगहीन होगा। अगले में आते हैं। यह हमारा प्रश्न है कि हमारे मुख में विभिन्न प्रकार के दांतों का आगे से पीछे को और क्रम है। तो क्रम को हम याद रखें, रंध्रक, कृंतक और अग्रचौड़क और चौड़क, कृंतक, रधनक और चौड़क और अर्धचौड़क। अगला है रधनक, कृंतक, चौड़क और अंचौड़क, कृंतक, रधनक, और इस तरह से हम इसको जाने कि कौन हमारा सही है। तो इसमें चौथा है कृंतक, रधनक, अग्रचौड़क और चौड़क है। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया। 5वें, वृक्षों में पानी ऊपर तक चूसक कर्षण खिंचाव के कारण पहुँचता है। निम्नलिखित में से किस परिघटना के कारण यह चूसक कर्षण होता है? श्वसन, अवशोषण, प्रकाश संश्लेषण, वाष्पसर्जन। तो यह हमारा दूसरा सही है, अवशोषण द्वारा। और है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अदरक का जननांग है? तना, बीज, पत्ती और जड़। तो हमारा पहला है तना। निम्नलिखित द्रवों में से कौन से विद्युत के चालक हैं? सिरका, शर्करा का विलयन, लवण विलयन तथा आसुत जल। तो इसमें हमारा 1 नंबर सही है, ए और सी। ए और सी का मतलब पहला और तीसरा, सिरका और लवण विलयन, ठीक है। और अगला है 2 नंबर है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पौधे प्रकाश संश्लेषण के बिना ही कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं। पौधे प्रकाश शोषण के बिना भी कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं। पौधे के जीवित रहने के लिए प्रकाश संश्लेषण और शोषण दोनों की आवश्यकता होती है। दिन के समय प्रकाश संश्लेषण और शोषण पौधों में होने वाली समक्षणिक एक ही समय होने वाली प्रक्रियाएं हैं। तो हमारे इसमें दूसरा सही है, बी वाला, ए, सी और डी। ए, सी और डी देख लें, पहला, तीसरा और चौथा सही है। इस तरह से आज की वीडियो में इतना ही, फिर अगली वीडियो में हम लोग मिलेंगे। धन्यवाद। थोड़ा समय लगता है वीडियो देने में, तो क्या करें, बहुत सी विषय हैं, इसलिए मैं आप लोग को, लेकिन मन लगाएं पढ़ने में और बुकों से पढ़ें, इधर उधर से और पढ़ें। जितने तैयारी करेंगे, मेरा चैनल छोटा है अभी, मैं जैसे ही आप लोग अधिक से अधिक